Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं शिवम आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ बातें आपको थंबनेल अवश्य बताया होगा कि आज के सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है, मतलब अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ऐसा हम लोग कह सकते हैं, इस साल को 2021 को एग्ज़ाम ईयर के रूप में भी घोषित कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस साल बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और बहुत ढेर मात्रा में और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर आपके लिए वीडियो लाया जाता है, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, आज के सेशन में हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें को कवर करेंगे। दोस्तों, अभी का जो समय चल रहा है, आगे आने वाली हर एक वर्षों में आपको कुछ ना कुछ ऐसा घटना मिलेगा जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। जैसे अभी 2021 चल रहा है, इसमें तो कुछ नहीं। 2022 जैसे इसमें चौरा चौरी कांड हुआ था तो उसका शताब्दी वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 2017 में क्या हुआ था, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, तो उसके 100 वर्ष पूरे हुए। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यों के 100 वर्ष पूरे होने वाले, खासकर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से, ठीक है। तो इसलिए ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और आप यदि कोई भी एग्जाम फेस किए हो तो आपको तो अवश्य पता होगा कि हिस्ट्री में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, ठीक है। और ये अभी एनटीपीसी, रेलवे, एलडीसी, ये सारे एग्जाम आने वाले हैं, ग्रुप डी भी आने वाले हैं। तो उसमें तो हर एक सेट में, लगभग सेट में एक पुस्तक का नाम आपसे पूछ देता है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय का है, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके उन सारे महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम जानेंगे और हो सकता है तो उसे रिलेट करने की तकनीक से याद भी करेंगे, ताकि हमें फिर से दोबारा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोगों से एक अनुरोध है कि प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट उन लोगों से जो हमारे चैनल पर है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोजाना महत्वपूर्ण बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेगा, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए, पहला पुस्तक हमारा है यंग इंडिया, ठीक है। क्या है? यंग इंडिया। तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? आपके सामने लिखा हुआ है, महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। आपको इधर दिख भी रहा होगा, यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ये 1919 से 1922 के टाइम पीरियड में छपा था, ठीक है। और हाँ, इसके भी 100 साल पूरे होने वाले इस बुक के। एक बात और, यंग इंडिया को आप कैसे याद कर सकते हैं, ये थोड़ा सा सोचिए। देखिए, हम लोग जो भी ट्रिक देते हैं बस इन्हीं सारे वर्ड्स को मिला कर देते हैं, इन सारे शब्दों से कुछ तकनीक निकालते हैं। देखिए, ये ज़्यादा हार्ड काम है नहीं। आप लोग भी शांत दिमाग से एकाग्रचित होकर बैठोगे तो आसानी से वर्ड को रिलेट करके याद कर पाओगे। ओके, तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, ऐसे मैक्सिमम वर्ड को आप रिलेट कर सकते हो। इतनी सारी कहानियां हैं आपके दिमाग में चलती रहती है, उन कहानियों से रिलेट कर लो, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यंग इंडिया लिखा गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, देखिए, दो वर्ड्स आते हैं, एक यंग इंडिया आता है और एक न्यू इंडिया आता है। ये दोनों पुस्तक है और दोनों के लेखक अलग अलग हैं, ठीक है। तो यंग इंडिया के लेखक हो गए महात्मा गांधी। देखिए, जब हम लोग परतंत्र थे, मतलब कि जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, जब हमारा इंडिया, जब हमारा भारत परतंत्र था, तब उसमें नया जीवन का संचार किसने लाया? महात्मा गांधी की बदौलत हम लोग स्वतंत्र हुए, जैसा कि सब कहते हैं, जाना जाता है। मतलब हमारे बूढ़े हो चुका इंडिया को यंग करने का काम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। तो इससे आप लोग आसानी से याद रख सकते हो, यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, ठीक है। जस्ट इससे मिलता जुलता एक और पुस्तक है जिसका नाम है न्यू इंडिया, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक एनी बेसेंट है। इसको आप कैसे याद रख पाओगे? देखिए, द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। इसको याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि हिस्ट्री की बात हो रही है, न्यू और एंशिएंट। एनी बेसेंट को यदि आप लोग पढ़ोगे तो एंशिएंट, तो न्यू का उल्टा क्या है? एंशिएंट, ठीक है। तो न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। आप लोग एक दो बार ध्यान देकर मेरी बात सुनोगे, थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट, अर्थात एंशिएंट, ठीक है। न्यू, एंशिएंट और सिर्फ इंडिया, यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है। अगला पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। इसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। देखिए, जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे तो आपको पता है कि भारत दो टुकड़ी में बंट चुका था, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। लेकिन स्वतंत्रता की खुशी तो हम लोग मना रहे थे। भले ही इंडिया डिवाइड हो चुका था, लेकिन हम लोग स्वतंत्रता की खुशी मना रहे थे। और खुशी में बहुत जगह पर क्या किया जा रहा था? मंदिर में प्रसाद बांटा जा रहा था। क्या किया जा रहा था? प्रसाद बांटा जा रहा था, ठीक है। तो जब इंडिया डिवाइड हुआ
थोड़ा सा दुख हुआ हमको, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए भगवान की पूजा हुई और सबों में प्रसाद वितरण किया जा रहा था। ठीक है, तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हो कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये देखिए हमारे राजेंद्र प्रसाद को, इनको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, और देश रत्न की संज्ञा इनको कौन दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है कि देश रत्न किनके द्वारा दी गई थी उपाधि? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, चलिए अगले पुस्तक को देखते हैं। अगला पुस्तक है गीतांजलि और गोरा। इसके लेखक कौन है? आप लोग देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। हमको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से भी इंस्पायर है, जैसा वो भी दाढ़ी रख रहे हैं इस पोज में। ओके, तो गीतांजलि और गोरा के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके लिए मुझे कोई ट्रिक देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जन गण मन कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है। और साहित्य का पुरस्कार, साहित्य का नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए, किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। या ऐसे कह सकते हैं कि भारत में प्रथम नोबेल लाने वाले व्यक्ति यही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, और इनको 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था कि इसी पुस्तक के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो गीतांजलि और गोरा के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आई होप कि आपको याद रह जाएगा, याद रखना पड़ेगा। अगला पुस्तक आपके सामने है कि समाजवादी क्यों? समाजवादी क्यों? तो इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। देखिए, यदि कोई भी समाज उदार होगा, ठीक है, कोई भी समाज बढ़िया तभी होगा जब उसमें बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे। ठीक है, मतलब उस समाज में शिक्षा की प्रकाश सभी जगह फैली रहेगी। ठीक है, कोई भी देश, कोई भी समाज बहुत बढ़िया तभी होगा जब उसमें शिक्षा की अलग, शिक्षा की प्रकाश जलती रहेगी। ठीक है, तो समाजवादी क्यों? इससे समाज आप लोग याद रख सकोगे, और शिक्षा की ललक, शिक्षा की प्रकाश से जयप्रकाश याद रखोगे। ठीक है, वैसे तो इसका कोई ट्रिक नहीं, ये भी आपको अटपटा लगा होगा, लेकिन यदि इस ट्रिक से आप याद नहीं कर पाते हो तो 4-5 बार रट्टा मार लो कि समाजवादी क्यों का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। हम ट्राई करेंगे कि कुछ आपको नया मिल जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे, किस तरह से? ये देखिए साइमन कमीशन आया था तो लाला लाजपत राय बहुत ही अनहैप्पी हुए थे। ठीक है, अनहैप्पी कौन हुए थे? लाला लाजपत राय। क्यों? और साइमन कमीशन के विरोध में इन पर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ था, जिसके कारण इनकी मौत भी हो गई थी। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक आप लोग याद रख सकते हो, साइमन कमीशन के विरोध में अनहैप्पी कौन हो गए थे? तो लाला लाजपत राय। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। और ये गरम दल के 3 प्रमुख नेता लाल बाल पाल में से एक थे। ठीक है, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो अनहैप्पी कौन थे? लाला लाजपत राय। क्यों? ये तो आपको कहानी मैंने बताया कि अनहैप्पी क्यों थे लाला लाजपत राय, क्योंकि साइमन कमीशन आया था, इसके विरोध कर रहे थे, इसलिए अनहैप्पी थे। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। ये सारे पुस्तक आपके एग्जाम्स के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि अच्छा लगे तब, और डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण जरूर बताइएगा कमेंट करके कि डिसलाइक क्यों किया। ओके, चलिए अगले पुस्तक को हम लोग देखते हैं। अगला पुस्तक है नील दर्पण, और नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। ठीक है, ये देखिए हमारा नील दर्पण है, और इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। देखिए आप लोग दर्पण का प्रयोग कब करते हैं? जब आपको कोई मित्र से मिलने जाना होता है। ऐसे आप लोग घर पर बैठे हो, ऐसे ही आराम से बैठे हो, जब कोई दोस्त आ रहा है या दोस्त से आपको मिलने जाना है, मित्र से आपको मिलने जाना है, तब आप लोग दर्पण का प्रयोग करते हो। या इसे यूं भी कह सकते हैं कि आप दर्पण का प्रयोग कब करोगे? जब आपके कोई बंधु या कोई मित्र आपसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, तो नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे? हमारे दीनबंधु मित्र। ठीक है, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए मेरी बातों पर, तब आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। ओके, चलिए अगले पुस्तक को हम लोग देखेंगे। अगला पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए इसके बारे में भी मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होगा, क्योंकि आपका जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो इसी से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, और ये देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ का कवर पेज है। ओके, तो आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ये आपको 100% याद होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, देखिए सिपाही को सिपाही कहते हैं, ओके, एंड विद्रोह, म्यूटिनी को विद्रोह कहते हैं। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह कब करेगा? सिपाही जो है वो विद्रोह क्यों करेगा? या तो वो मजबूर होगा या तो फिर ज़्यादा मजबूत होगा। तो मजबूर या मजबूत से आप लोग मजूमदार याद रखते हो, और सिपाही विद्रोह से आरसी मजूमदार। ठीक है, तो द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857,
इसके लेखक कौन है? आरसी मजूमदार। ठीक है, इसे बेहतरीन तरीके से याद करने की ट्रिक बताई गई है आपको। एक बात और, आपको यदि 1857 के विद्रोह के बारे में सब कुछ जानना है तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके बाद ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, सॉरी अगले पुस्तक को देखेंगे। अगला पुस्तक है द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लेखक कौन है? वीर सावरकर, बी.डी. सावरकर। कौन है इसके लेखक? वीर सावरकर। पुस्तक का नाम है द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। देखिए, बी.डी. सावरकर का फुल नाम है वीर सावरकर, आपको इधर दिखेगा है वीर सावरकर। यदि मैं इसको ऊपर करता हूँ तब दिखेगा, 1 मिनट। तो देखिए, ये इनका पूरा नाम है वीर सावरकर। द वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कौन करेगा? जो वीर रहेगा वही लड़ाई कर सकता है, कायर लोग तो लड़ाई करेंगे नहीं। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वीर सावरकर। ओके, चलिए अगले पुस्तक को हम लोग देखते हैं। अगला पुस्तक है अभ्युदय, और अभ्युदय के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय। देखिए, इनका आपको याद रखने पड़ेगा, मुझे कोई रिलेट करने की तकनीक मिली नहीं। यदि आप में से किन्हीं लोगों को मिलती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दें मुझे। ठीक है, तो अभ्युदय के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय। ये आपके लिए वर्क है कि आप लोग इसके रिलेट करने की तकनीक को खोज कर नीचे कमेंट करो। ओके, चलिए अगले पुस्तक को हम लोग देखते हैं। अगला पुस्तक है द सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, पुस्तक का नाम है द सॉन्ग ऑफ इंडिया, और इसके लेखक कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है भारत के पहले महिला राज्यपाल भी रह चुके हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के। ये सारी बातें आपको पता होगी सरोजनी नायडू के बारे में। और हाँ, द सॉन्ग ऑफ इंडिया इसके लेखक सरोजनी नायडू है। इसको हम कैसे याद कर पाए ये मैं अभी तुरंत बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? भारत कोकिला। और बार बार आपके एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि भाई भारत कोकिला उपनाम से किनको जानते हैं, तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। और कोकिला मतलब जो सुंदर गाता हो। ठीक है, तो देखिए सॉन्ग में भी गाने की बात आ रही है, सरोजनी नायडू में भी गाने की बात आ रही है। तो द सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन होंगे? सरोजनी नायडू होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनका बुक भी और इनका उपनाम भी। ओके, तो इसलिए आप दोनों के ध्यान रखिएगा। यदि कुछ बातें इधर नहीं लिखी हुई है तो आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। ओके, चलिए अगले पुस्तक को हम लोग देखेंगे। अगला पुस्तक है अ नेशन इन मेकिंग। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? अ नेशन इन मेकिंग, और इसके लेखक कौन है? सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन है? सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ, ये रहा हमारा अ नेशन इन मेकिंग, और इसके लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अच्छा, मेकिंग के हिंदी क्या होता है? बनाना। ठीक है, तो आप लोग बनाना से बनर्जी को रिलेट कर लीजिएगा, काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके, चलिए और ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। अगले पुस्तक का हम लोग रुख करते हैं। अगला पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट। क्या है? फ्रीडम एट मिडनाइट, और इसके लेखक कौन है? लैम्पियर। देखिए, ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप लोग अब तो नहीं, पहले लैंप कब जलाते थे? मिडनाइट में या नाइट में? लैंप का यूज कब किया जाता था? नाइट में। तो जब आप एग्जाम दोगे, जब आपके सामने ये प्रश्न पूछ दिया कि भाई फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है, तो आपके सामने जल्द जल जाएगा, दिमाग की बत्ती जलेगी और उसमें लैंप का फिगर आएगा, और आप लोग आसानी से लैम्पियर टिक करके आओगे। ये मेरा वादा है। और यदि नहीं करके आओगे तो आपका ध्यान कहीं और है, बस आप लोग मेरे वीडियो को चलाकर छोड़ दिए हो। ओके, कोई नहीं, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, आप भी अपना बेस्ट दो। तब तक हम लोग अगले बुक का रुख करेंगे। अगला किताब है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। पुस्तक का नाम आप लोग फिर से एक बार जानिए, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा पुस्तक है। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, देखिए इतनी गहन चिंता के विषय कौन करेगा? गहन चिंतन का मतलब है कि आज़ादी के बाद भारत गरीब हो चुका था बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लूट कर गए थे हम लोगों को अंग्रेज। तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी उस समय के अर्थशास्त्री, या इन्हें वयस्क पुरुष, वृद्ध पुरुष के नाम से, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो इन्होंने चिंतन किया कि भाई एक तरफ पॉवर्टी है और एक तरफ अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है। ठीक है, मतलब ब्रिटिश भी हट गया है। तो ऐसा पुस्तक, ऐसा गहन चिंतन का लेखक कौन करेगा? जो वयोवृद्ध रहेगा, जो सबसे, देखिए आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खास कर यदि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन कौन करता है? जो सबसे बड़ा होता है, मतलब जो ग्रैंड पर्सन होता है। तो द ग्रैंड पर्सन के नाम से भारत में किसको जाना जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, चॉइस इज योर्स। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इंडिया स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है?
तो इंडिया स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। और अभी हाल फिलहाल में आप लोग इनकी जयंती को सेलिब्रेट किए हो, कब? 23 जनवरी को, ठीक है, और पराक्रम दिवस के रूप में, ये बात भी कंफर्म है। और आपको सुभाष चंद्र बोस की कहानी भी पता होगी कि इनके पापा चाहते थे कि भाई आईसीएस की तैयारी करो, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग आईसीएस की तैयारी कर लेते हैं। तो ये आईसीएस की तैयारी किए, मात्र 23 साल की उम्र में नौकरी भी प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर इस्तीफा दे दिया कि भाई मैंने आपको दिखा दिया कि आप ये न कह सको कि मेरा बेटा काबिल नहीं है, मैं काबिल हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है, मुझे इंडिया को स्वतंत्रता दिलाने में मदद करनी है। तो इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अब मैंने आपको ये कहानी क्यों बताई कि आईसीएस की परीक्षा, तो देखिए अभी जो भी आईएएस या आईसीएस की परीक्षा देता है उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, जो भी इंडिया में आईएएस आईसीएस की एग्जाम देगा उसको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इंडिया स्ट्रगल लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इन्होंने एक ही अटेम्प्ट में 23 साल की उम्र में ही आईएएस की परीक्षा क्लियर कर ली थी, ठीक है। तो आप लोग आसानी से याद रख पाओगे कि इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने आईएएस आईसीएस की परीक्षा को कोई स्ट्रगल नहीं समझा और जल्दी से क्लियर कर गए। ओके, आप लोग बुक का कवर पृष्ठ भी देख सकते हो, काफ़ी शानदार बुक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त, ठीक है। इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त। अभी इंडिया टुडे क्या है आपको पता होगा, इंडिया टुडे एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है जिसमें आज तक जैसे चैनल आते हैं, ठीक है। तो अभी आज तक क्या किया, या इंडिया टुडे क्या किया है, 10-10 चैनल को अपने कंट्रोल में रखा है। क्या किया है इंडिया टुडे? 10-10 चैनल को अपने कंट्रोल में रखा है। देखिए और याद करने की इससे आसान आपके पास तकनीक हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी आसान ही है कि इंडिया टुडे के पास क्या है, 10-10 चैनल है, ठीक है। तो 10 से आप लोग दत्त रख सकते हो, और इंडिया टुडे के लेखक कौन है इससे आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। तो इंडिया टुडे के पास 10-10 क्या है, चैनल है। ओके, चलिए आप लोग आसानी से याद रख लोगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हिंदी में भी पूछ देता है कि भारत एक खोज, इसके लेखक कौन है? काफ़ी पॉपुलर बुक है, लाखों बार पूछे प्रीवियस एग्जाम्स में, और आगे आने वाले एग्जाम्स में करोड़ों बार पूछे जाएंगे। ओके, इसलिए आपको याद रखना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी है। ओके, इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, काफ़ी पॉपुलर बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद अगला बुक है आपके लिए इंडिया विंस फ्रीडम और एक अल हिलाल, ठीक है। अल हिलाल बेसिकली एक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। मेन रूप से इंडिया विंस फ्रीडम है, जिसका आपको कवर पृष्ठ दिखाया गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं। आप लोग आसानी से याद रख पाओगे। देखिए मैं अबुल कलाम के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कि अबुल कलाम आज़ाद कौन थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर को हुआ था। तो आप लोग पूछिएगा कि भाई और सबके जन्म के बारे में क्यों नहीं बताए, तो मैं इसलिए इनके जन्म के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि 11 नवंबर को आप लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हो, ठीक है, इन्हीं की स्मृति में। तो इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद है। इसकी कोई ट्रिक मैं नहीं बताया हूँ, आप लोग इसको रट्टा मार लीजिए। ओके, 4-5 बार आंख बंद कीजिए और इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, ये आप लोग याद रख लीजिए। देखिए अचानक मुझे ट्रिक याद आ गया, फ्रीडम का हिंदी क्या होता है भाई? तो जब भी फ्रीडम का नाम याद आएगा तो आपको आज़ादी, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आज़ाद। वाह, काफ़ी शानदार ट्रिक मैंने बना दिया तुरंत कि फ्रीडम के लेखक कौन है? आज़ाद। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। चलिए आपको भी याद हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के गुनाहगार कौन है? भारत विभाजन के गुनाहगार कौन है? ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? सॉरी, तो भारत विभाजन के गुनाहगार पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। कौन कौन है? राम मनोहर लोहिया, एक ही आदमी है, ठीक है। चलिए एक इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक को हम लोग जानते हैं कि भारत विभाजन के गुनाहगार राम नहीं हो सकते। भारत विभाजन के गुनाहगार जो है राम नहीं हो सकते, वो तो सबको एक कर रहे थे। देखिए विभीषण को भी एक कर लिए थे जाकर श्रीलंका से, तो वो भारत का विभाजन नहीं कर सकते। तो भारत विभाजन के गुनाहगार राम जो है नहीं हो सकते। इससे आप लोग राम का नाम आसानी से याद रख लोगे, जिसका फुल फॉर्म है, जिनका पूरा नाम है राम मनोहर लोहिया। ओके, तो भारत विभाजन के गुनाहगार के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। एक दो बार और याद कर लो आप लोग कि भारत विभाजन के गुनाहगार पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, ठीक है। चलिए अगले पुस्तक को हम लोग देख लेते हैं। अगला पुस्तक है ब्रोकन विंग। क्या है? ब्रोकन विंग, ठीक है। इसमें भी आप लोग पूरी तरीके से देखोगे तो सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी, द ब्रोकन विंग, तो इसमें भी सॉन्ग की बात आ रही है,
मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, और कोकिला मतलब गाने की बात हो रही है। ठीक है, तो इससे आप लोग आसानी से याद रख सकते हो कि ब्रोकन विंग के लेखक कौन है, सरोजिनी नायडू। नहीं तो मैंने एक बात और आपको बताया कि सरोजिनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, तो उन्होंने भारत की पहली महिला राज्यपाल बनकर पिछले सब रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया, मतलब सारे रिकॉर्ड ब्रोक कर दिए। ठीक है, तो आप लोग इससे भी याद रख सकते हो कि ब्रोकन विंग के लेखक कौन है, सरोजिनी नायडू। चॉइस इज योर्स, हाउ टू लर्न इट। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, मोरारजी देसाई। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ को यदि आप लोग हिंदी करोगे तो क्या पाओगे कि मेरी जीवन की कहानी, मेरी जीवन की कहानी। तो मेरी जीवन की कहानी, मेरी से मोरारजी आप लोग आसानी से रिलेट कर पाओगे। और यदि प्रश्न ये आपके परीक्षा में आ गया तो आप लोग आसानी से टिक करके आओगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है, मोरारजी देसाई, मतलब मेरी मोरारजी आप लोग आसानी से रिलेट कर पाओगे। ये देखिए हमारे मोरारजी देसाई हैं। चलिए आप लोग का एक छोटा सा काम है, मोरारजी देसाई कभी शायद प्रधानमंत्री भी रहे, तो बस आप लोगों को उनका कार्यकाल कमेंट करके बताना है कि वो कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस, प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक के लेखक है चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास को किस नाम से जानते हैं हम लोग, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जानते हैं, ये उनका उपनाम था। और देखिए आप लोग इसे कैसे आसानी से याद रखोगे, इसे आप लोग कैसे याद रखोगे कि इंडिया जो है इंडियंस के लिए है, मतलब भारत जो है सिर्फ भारतीयों के लिए है, ये किसी का गुलाम नहीं है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है कि इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है, वो किसी का गुलाम नहीं है। और गुलाम को हम लोग एक दास के रूप में भी जानते हैं, गुलाम का पर्यायवाची शब्द है दास। तो आप लोग आसानी से याद रख लोगे कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, चित्तरंजन दास। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है सिर्फ इंडियंस के लिए है, ये इंडियंस किसी के दास बनकर नहीं रहेंगे, खासकर अंग्रेजों का। ओके, तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, चित्तरंजन दास। आप लोग आसानी से याद रख लोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि पथ के दावेदार, पथ के दावेदार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। पुस्तक का नाम है, फिर से आप लोग समझिए, पथ के दावेदार, और इसके लेखक कौन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। काफ़ी अच्छा नाम है इनका, तो आप लोगों को आसानी से याद भी हो जाएगा कि पथ के दावेदार के लेखक कौन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, चलिए ओके, इसकी भी कोई खास ट्रिक मैंने नहीं बताई है, ये आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, चलिए अपने अंतिम पुस्तक को हम लोग देख लेते हैं। पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, और इसके लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। ये आप लोगों को कैसे याद रखना है, सत्यार्थ मतलब सत्य का अर्थ। ठीक है, तो सत्य कौन बोलेगा, सत्य वही बोल सकता है जिसके पास कुछ कुछ दया हो। ठीक है, जिसके पास कुछ कुछ दया हो वही सत्य बोलेगा। ओके, तो इससे आप लोग आसानी से याद रख सकते हो कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी 27 पुस्तकें जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, और आगे आने वाली एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछी जाएगी। ये जो दादा भाई नौरोजी की किताब मैंने आपको पहले बताई, ये अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले वाले एग्जाम्स में भी पूछा गया था, NTPC वाला। ओके, तो आई होप कि आपको सभी पुस्तक याद हो गया होगा। जैसे कि मैं कोई पुस्तक का नाम पूछ देता हूँ कि चलो भाई आप लोग बताओ कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो आपको आसानी से दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि अच्छा फ्रीडम है, फ्रीडम का मतलब आज़ाद होता है, इसका मतलब इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। यदि हम आपसे पूछ लिए कि अच्छा भाई चलो बताओ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको तुरंत याद आएगा कि सर बताए थे कि न्यू इंडिया मतलब न्यू इंडिया आप लोग एंशिएंट, न्यू के उल्टा एंशिएंट आप लोग आसानी से याद रख सकते हो, तो इसलिए न्यू इंडिया के लेखक कौन हो गई, एनी बेसेंट। ये हो गया, मैंने आपको बताया भाई। एक प्रश्न और मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि दर्पण का यूज हम लोग कब करते हैं, जब या तो कोई बंधु भाई या कोई मित्र हमसे मिलने आ रहा होता है, तो इसलिए हम लोग दर्पण का यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रखोगे तो आपको सारी पुस्तकें याद हो जाएगी और बार बार परीक्षा में नहीं भूल पाओगे। खासकर जब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो सारे पुस्तक के लेखक के नाम आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको सब पुस्तक के प्रश्न, पुस्तक के लेखक का नाम याद हो गया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और जो प्रश्न पूछा हूँ उसका कमेंट भी मुझे चाहिए। ओके, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।